एक ऐसी लड़की जिसका बचपन में 11 साल की उम्र में बूढ़े आदमी से शादी कर दिया जाता है, जवानी में पिछड़ी जाति के नाम पर उसके इज्जत के साथ खेला जाता है, उसके जिस्मों को नोचा जाता है। वो आगे चलकर अपने आतंक का ऐसा मंजर कायम करती है कि पूरा चंबल उसके नाम से कांपने लगता है। जिस गांव में उसकी इज्जत लूटी गई थी, उसी गांव में 22 लोगों को एक लाइन में खड़े करके गोलियों से छलनी कर देती है। ये कहानी है बैंडेड क्वीन से मशहूर मोस्ट वांटेड वीमेन फूलन देवी की। कैसे फूलन एक मासूम लड़की से खूंखार डकैत बनी, फिर देश की सांसद और बाद में उसे भी मार दिया गया। आइए पूरी कहानी को शुरू से जानते हैं। साल 1963 में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से गांव घूरा का पुरवा में फूलन देवी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम देवदीन था और वो एक मल्लाह जाति से बिलोंग करते थे। उनका परिवार इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी दूसरे के खेतों में काम करना पड़ता था। गाँव में जमीन को लेकर एक पुराना विवाद था। दरअसल चकबंदी के दौरान फूलन के पिता को 1 बीघा जमीन मिली थी, लेकिन उनके सगे चाचा मुन्नीलाल उस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। उनके पिता सीधे साधे इंसान थे, वो लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहते थे। इसी का फायदा उठाकर उस जमीन को मुन्नीलाल अपना बताना शुरू कर देता है। फूलन ये सब देख रही थी। वो उस समय छोटी थी, लेकिन उसके आंखों में गुस्सा और विरोध दोनों था। एक दिन उनका चचेरा भाई खेतों में एक पेड़ काट रहा था जो फूलन के पिता के जमीन पर था। फूलन उसके पास जाकर पेड़ काटने से उसे मना करने लगती है और बोलती है, ये मेरे पापा की जमीन है, तू क्यों पेड़ काट रहा है। उसका चचेरा भाई गुस्से में पास आता है और फूलन को धक्का दे देता है और वो जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटती। जमीन से एक पत्थर उठाती है और चचेरे भाई के सिर पर मार देती है। सिर फट जाता है और ब्लड गिरने लगता है। इसके बाद घर वाले इसी बात को लेकर 11 साल की फूलन की शादी 30 साल के पुत्तीलाल से तय कर देते हैं। दहेज में एक साइकिल, गाय और 100 रुपए देकर फूलन को विदा कर देते हैं। शादी के बाद ससुराल में पुत्तीलाल हर रोज गालियां देता, मारता और उसके साथ जबरदस्ती करता। ये हर रोज झेल कर फूलन का जीवन नर्क बनकर रह गया था। फिर एक दिन तय करती है कि वो वहां नहीं रहेगी। रात के अंधेरे में जब सभी सो रहे थे, तभी वो वहां से निकल जाती है और अपने गांव वापस लौट आती है। मायके में कुछ दिन बीतने के बाद गांव वाले लोग ताना मारने लगते हैं, ससुराल से भाग कर आई है, बदचलन है। यहाँ तक कि फूलन की माँ ने भी गुस्से में ये तक बोल दिया कि वो इनके घर पर कलंक है, इसे किसी कुएं में डूबकर मर जाना चाहिए। गाँव में कोई कुछ नहीं बोला कि एक 11 साल की बच्ची को एक 30 साल के आदमी से क्यों शादी की गई। एक दिन फूलन खेतों में अकेली बैठी थी, जहां वो हर रोज अकेला बैठा करती थी। वहीं पर गांव के सरपंच का लड़का आया। शुरू में बात करने की ट्राई करा, फिर बदतमीजी करने लगा। वो मना कर रही थी, पीछे हट रही थी, लेकिन वो नहीं रुका। सारी हदें पार करने लगा। उसे लगा कि वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो जो लड़का था वो ठाकुर जाति से आता था और फूलन मल्लाह जाति से आती थी। लेकिन वो पहले से ही निडर थी। जमीन से एक पत्थर उठाई और सीधे उसके ऊपर चला दी। लड़के का सिर फट गया और वो वहीं पर गिर गया। कुछ देर तो वहीं पर खड़ी रही, फिर वापस घर आ गई। इसके बाद क्या होना था, उधर गांव में बात फैल गई कि फूलन एक ठाकुर के लड़के के ऊपर हाथ उठाई है। पंचायत बुलाया गया। गांव के बुजुर्ग, ठाकुर लोग, सरपंच सब एक जगह जमा हुए। साथ में फूलन को भी बुलाया गया। किसी ने कुछ नहीं पूछा कि उस लड़के ने क्या किया था। किसी ने नहीं सुना कि फूलन के साथ क्या जुल्म हुआ। बस एक ही बात, एक नीच जात की लड़की ठाकुर के लड़के को मारा है। पंचायत का फैसला क्लियर था, ये लड़की गाँव का माहौल खराब कर रही है, इसका बर्ताव ठीक नहीं है, या तो इसे ससुराल भेजो या गांव से निकाल दो। वहां से वो घर चली आई। चाचा पहले से ही फूलन से जलता था, अब उसे फिर मौका मिल गया फूलन को हटाने का। घर आया और बोला, पंचायत का फैसला है, फूलन को अपने ससुराल जाना होगा। चाचा ने फूलन के माँ बाप को भी समझाया, अगर ये गांव में रहेगी तो पूरा खानदान का नाम खराब होगा। और अगले दिन बिना पूछे, बिना उसके मर्जी, फिर से उसी ससुराल भेज दिया गया, उसी पति के पास जिसकी उम्र फूलन के उम्र से 3 गुनी ज्यादा थी। उसका रवैया अभी भी वही था, कुछ नहीं बदला था। फिर फूलन के साथ वही बर्ताव करने लगा, गालियां देता, मारता, पीटता और जबरदस्ती करता। फिर से वहां पर उसका जीवन नर्क बन गया। फिर एक दिन वो रात में अपने घर वापस भाग आई। जब ये बात उसके चाचा को पता लगी तो वो जलकर आग बबूला हो गया। उसे पहले से ही दिक्कत थी, कभी जमीन को लेकर तो कभी नाम को लेकर। इसके बाद चाचा सरपंच से मिलकर झूठे मुकदमे में फूलन को पुलिस से अरेस्ट करा देता है, ये इल्जाम लगाकर कि वो सरपंच के घर चोरी
की है और डकैतों के साथ उठती बैठती है। जब फूलन को अरेस्ट किया गया था तब साल 1969 था। उस समय वो केवल 16 साल की थी। जेल में भी फूलन के साथ सही बर्ताव नहीं हुआ, उन्हें मल्टीपल टाइम फिजिकली एब्यूज किया गया। तकरीबन 1 महीने जेल में रहने के बाद फूलन को रिहा कर दिया गया और वो अपने घर लौट आई। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। रात में सोते समय सोचती थी अब क्या करूं, फिर से ससुराल जाऊं या कहीं जान दे दूं। एक दिन सुबह सुबह अफरा तफरी मचती है कि गांव में डकैत आए हैं। इस डकैत का लीडर बाबू गुर्जर था और सेकेंड कमांडर विक्रम मल्लाह था। इन दोनों नामों को आप याद रखना क्योंकि कहानी की असली वजह इन्हीं 2 नामों से जुड़ी है। बाबू गुर्जर अपने गैंग के साथ बड़े जमींदारों के घर पर जाकर लूटपाट करता है। इसके बाद उसकी नजर फूलन पर पड़ती है। सबसे पहले वो फूलन से कुछ पूछता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। फिर फूलन को जबरन उठाकर गांव से बाहर ले जाता है क्योंकि सामने कोई बोलने वाला नहीं था। हालांकि यहाँ पर अलग अलग सोर्स में अलग अलग कहानियां मिलती है। कुछ सोर्स में है कि वो अपने जीवन से हार मानकर डकैतों के साथ चली गई, तो कुछ सोर्स में लिखा है कि वो अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए खुद को डकैतों के हवाले कर दी। बाबू गुर्जर बिहार के रास्ते फूलन को जंगल में ले जाता है और गुर्जर भी फूलन के साथ वही करता है जो उसके साथ पहले से होता आया था। वो हर दिन टूटती जा रही थी और गुर्जर हर रात हैवानियत की सारी हदें पार करता था। बाकी गैंग के लोग चुपचाप तमाशा देखते, उसकी बातें मानते क्योंकि वो गैंग का लीडर था, उसकी बात आखिरी मानी जाती थी। लेकिन विक्रम मल्ला के अंदर कुछ बदल रहा था। वो फूलन से बातें करता, खाना ला कर देता। एक रात जैसे ही बाबू गुर्जर फूलन की तरफ आगे बढ़ता है वैसे ही विक्रम मल्ला सामने आकर खड़ा हो जाता है। गुर्जर गुस्से में पूछता है क्या हुआ, सामने क्यों खड़ा हो गया। लेकिन विक्रम मल्ला के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था कि वो सीधे अपनी राइफल उठाता है और बाबू गुर्जर को वहीं पर गोलियों से भून देता है और खुद गैंग का लीडर बन जाता है। आसपास के गांव में ये खबर आग की तरफ फैल जाती है कि गैंग लीडर बाबू गुर्जर को विक्रम मल्ला ने मार दिया है। सबको लगने लगा कि डकैतों का गैंग अब टूट जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी या कोई और गिरोह आकर सबका काम तमाम कर देगा। खैर इसके बाद फूलन अब विक्रम के साथ ही रहने लगी और धीरे धीरे दोनों में एक दूसरे से प्यार हो गया। विक्रम ने फूलन को गन चलाना, जंगल में सरवाइव करना, पुलिस से बचना सब कुछ सिखाया। इसके बाद अगले 1 साल तक दोनों ने अपने गैंग के साथ आसपास के कई अमीर घरों और जमींदारों पर हमला किया और लूटपाट की। वो अमीर घरों को लूटती और उसी पैसे को गरीबों में बांट देती। इसी कारण फूलन लोगों में काफी मशहूर होने लगी। कुछ लोगों ने तो उसे दस्यु सुंदरी तक का नाम दे दिया। लेकिन एक बात और थी, वो किसी भी डकैती को अंजाम देने के बाद अपने गैंग के साथ किसी न किसी दुर्गा माँ के मंदिर में पूजा जरूर करती थी। इसी बीच एक दिन वो अपने पति पुत्तीलाल के गांव पर हमला कर देती है। वही पुत्तीलाल जिसके साथ फूलन की बचपन में शादी करवा दी गई थी, जो फूलन के साथ मारपीट किया करता था। पूरे गाँव के सामने अपने पति को खूब मारी और पूरे गाँव के लोगों को वार्निंग देते हुए बोली आज से कोई भी बुढ़ा आदमी छोटी उम्र की लड़की से शादी नहीं करेगा। अगर किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत की तो उसे सीधे मौत के घाट उतार दूंगी। अब तक फूलन देवी आसपास के गांव में काफी मशहूर हो चुकी थी। इसी बीच श्री राम सिंह और लाला राम सिंह जेल से रिहा होते हैं। ये दोनों बाबू गुर्जर गैंग के पुराने मेंबर थे और ठाकुर जाति से आते थे। जेल से छूटने के बाद फिर गैंग ज्वाइन करते हैं। गैंग वही था, बस लीडर कोई और था। लेकिन श्री राम सिंह और लाला राम सिंह को ये बात हजम नहीं हुई कि हम ठाकुर हैं और लीडर एक मल्लाह है, वो भी एक औरत के साथ। यही सोचकर दोनों के आंखों में नफरत भरने लगती है। वो जात के नाम पर गैंग के अंदर जहर घोलना शुरू कर देते हैं। कुछ पुराने ठाकुर मेंबर को अपने साथ कर लेते हैं और गैंग के अंदर दरारें डालना शुरू कर देते हैं। एक रात को जब गैंग जंगल के कैंप में आराम कर रहा था तभी श्री राम और लाला राम मौके का फायदा उठाकर विक्रम मल्ला की हत्या कर देते हैं। इसके बाद से फूलन अकेले पड़ गई। इसी का फायदा उठाकर वो दोनों फूलन को बेहमई गाँव ले गए और एक कमरे में बंद कर दिए जो उन दोनों का गाँव था और ठाकुरों की बस्ती थी। वहां पर फूलन के साथ वो किया गया जो इंसानियत के नाम पर धप्पा है। कभी श्री राम अंदर आता तो कभी लाला राम, दोनों मिलकर उसकी इज्जत को तार तार करते। उसकी चीखें उस घर के दीवारों तक सिमट कर रह जाती। गांव वाले सब जानते थे लेकिन किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। एक दिन तो दोनों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। फूलन से बीच गाँव में नग्न अवस्था में कुएं से पानी भरवाया। इतने घिनौने अत्याचार के कारण बस वो एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। लेकिन एक दिन बाबू मान सिंह नाम का एक डकैत जो विक्रम मल्ला का पुराना साथी था, वो अपने 2 से 3 साथियों के साथ बेहमई गांव से और उन दोनों दरिंदों से फूलन को आजाद कर लिया और अपने साथ जंगल ले गया। बाबू मान सिंह और फूलन ने दलित,
पिछड़े और छोटे तबके के लोगों को मिलाकर एक अपनी नई गैंग बनाई। जिस फूलन को सबने मिलकर लूटा था, जिसने नंगा करके गांव के बीच में कुएं से पानी भरवाया था, जिसने उसके जिस्मों को नोचा था, वो सब उसके रग रग में बदले की आग बन चुका था। अब उसे कुछ और नहीं, बस हिसाब बराबर करना था। इसके बाद जो भी फूलन के गैंग मेंबर थे उन सभी के साथ कसम खाई कि अब बेहमई गांव के किसी भी ठाकुर के घर का दरवाजा चैन से नहीं खुलेगा जब तक उन दरिंदों से बदला नहीं ले लेती। उसे एक दिन एक खबर मिली कि बेहमई गांव में एक शादी है जिसमें श्री राम सिंह और लाला राम सिंह भी आने वाले हैं। इसके बाद वो पूरे गांव पर हमला करने का फैसला करती है। वो 14 फरवरी 1981 का दिन था। बेहमई गांव में शादी का माहौल था, लेकिन ये किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत अपने पैरों से गांव की तरफ आगे बढ़ रही है। शाम होते ही पूरे गैंग के साथ गांव में एंटर की और अटैक कर दी। उसके कुछ साथी गांव में लूटपाट करने लगे और कुछ को फूलन लेकर सभी गांव के मर्दों को इकट्ठा करने लगी। इकट्ठा करने के बाद सभी से गुस्से में और कड़े आवाज में बोली, श्री राम सिंह और लाला राम सिंह कहाँ हैं? किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। 22 पुरुषों को एक लाइन में खड़ा की गांव के बीचों बीच उसी कुआं के पास जहां उसकी इज्जत लूटी गई थी, जहां उसे नग्न अवस्था में कुएं से पानी भरवाया गया था। सारे लाइन में खड़े मर्दों से फिर एक बार कड़े आवाजों में बोली, श्री राम सिंह और लाला राम सिंह कहाँ हैं? कुछ लोगों ने हाथ जोड़ा, कुछ ने रोया तो कुछ ने बोला कि वो शादी में नहीं आए हैं। लेकिन वो आज खाली हाथ नहीं जाने वाली थी। उसके आंखों में कोई दया नहीं थी। उन सभी पुरुषों पर एक लाइन से गोलियां चलवा दी और 22 लोग वहीं पर मार दिए गए। उसके बाद अपने गैंग के साथ वहां से निकल गई। इसी दिन से फूलन का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, लेकिन इज्जत से नहीं, सिस्टम की नजरों में अब वो मोस्ट वांटेड वुमेन बन चुकी थी। 20 लोगों की मर्डर के बाद अखबार की सुर्खियों में बस एक ही नाम था, फूलन देवी। रेडियो, टीवी, न्यूज सारे जगह बस यही नाम चल रहा था और यहीं से बैंडेड क्वीन के नाम से पूरे देश में फेमस हो गई। मारे गए 20 लोगों में 17 लोग ठाकुर जाति से थे, इसलिए ठाकुर जाति के लोगों ने उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को लेटर भी लिखे फूलन को अरेस्ट करने के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश में फूलन को गिरफ्तार करने के लिए जोरों से प्रोटेस्ट भी होने लगे थे। सरकार दबाव में आ गई थी क्योंकि फूलन अब कोई आम डकैत नहीं थी, वो सिस्टम की नजरों में नंबर 1 दुश्मन बन चुकी थी। पुलिस सर्च ऑपरेशन शुरू की उत्तर प्रदेश के जंगलों से लेकर मध्य प्रदेश के बिहड़ों तक। जब यूपी पुलिस पीछे पड़ती तो एमपी की तरफ निकल जाती और जब एमपी पुलिस पीछे पड़ती तो चंबल के बिहड़ों में घुस जाती। फूलन के गैंग के पास सिर्फ बंदूकें नहीं थी, वो माइंड गेम भी खेलते थे पुलिस की वर्दी पहनकर। कई बार गैंग के लोग पुलिस की वर्दी में निकलते। इनके इस भेष बदलने की वजह से गांव वाले भी धोखा खा जाते। पुलिस की रियल टीम जब गांव में पहुंचती तो लोग बोलते, अरे आप तो अभी आए थे 2 घंटे पहले। साल 1981 से 1983 तक लगातार कई जिलों की पुलिस, 2 राज्यों की फोर्स और 10,000 इनाम के बाद भी फूलन देवी का कुछ नहीं हुआ। अब तक वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर आ चुकी थी। उसको पकड़ना नामुमकिन हो चुका था। बस एक ही उम्मीद थी कि वो किसी तरह अपने आप सरेंडर कर दे। इसलिए एमपी गवर्नमेंट फूलन को सरेंडर करवाने की जिम्मेदारी भिंड जिला में पोस्टेड आईपीएस ऑफिसर राजेंद्र चतुर्वेदी को सौंपी, क्योंकि इससे पहले एक डकैत था मलखान सिंह, उसके और उसके गैंग पर भी डकैती, लूट और हत्या के 94 केस रजिस्टर थे। उसे राजेंद्र चतुर्वेदी ने ही सरेंडर करवाया था। इसलिए गवर्नमेंट चाहती थी कि फूलन भी उसी तरह सरेंडर कर दे, बिना किसी गोलीबारी और खून खराबा के। सबसे पहले राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन की मां और बहन से कांटेक्ट किया। उन्हीं के थ्रू फूलन को सरेंडर करने के लिए मनाने की ट्राई करा। जब वहां से बात नहीं बनी तो उसके बाद उनकी मुलाकात डकैत मलखान सिंह के थ्रू बाबू मान सिंह से हुई। बहुत कोशिश और समझाने के बाद मान सिंह सरेंडर वाली बात करने के लिए राजेंद्र चतुर्वेदी को फूलन देवी के पास ले गया, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और कुछ देर बात करने के बाद राजेंद्र ने बताया कि हम आपके घर गए थे और उन्होंने फूलन को उनकी माँ और बहन की कुछ तस्वीरें भी दिखाया। बातों बातों में जैसे ही राजेंद्र ने सरेंडर की बात कही वैसे ही फूलन गुस्से से आग बबूला हो गई और चिल्ला कर बोली, क्या मैं तुम्हारे कहने से सरेंडर कर दूंगी? मैं फूलन देवी हूँ, चाहूँ तो इसी वक्त तुम्हें गोली से उड़ा सकती हूँ। बाबू मान सिंह जैसे तैसे फूलन को शांत कराया। सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद फूलन देवी राजेंद्र चतुर्वेदी से पूछी, क्या गारंटी है कि सरेंडर करते ही तुम मुझे गोली नहीं मारोगे? इस पर राजेंद्र ने बोला, मुझे खुद एमपी के सीएम अर्जुन सिंह ने भेजा है। उन्होंने फूलन को विश्वास दिलाने के लिए बोला, अगर आप चाहे तो आपका कोई एक गैंग मेंबर हमारे साथ चलकर सीएम अर्जुन सिंह से मिल सकता है। इसके बाद फूलन फाइनली सरेंडर के लिए मान जाती है, लेकिन सरेंडर करने के बदले कुछ डिमांड भी सामने रखती है। डिमांड नंबर 1, उसके गैंग के एक भी मेंबर का एनकाउंटर नहीं किया जाएगा। नंबर 2, उसे फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। नंबर 3, उसके भाई को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बफ हो, उन्हें ग्रेड ए जेल में रखा जाएगा।
नंबर 5 सरेंडर पब्लिक के बीच की जाएगी और वहां पर महात्मा गांधी और मां दुर्गा की तस्वीर होगी। नंबर 6 उसे एमपी जेल में ही रखा जाएगा। और डिमांड नंबर 7 उसके और मान सिंह के परिवार को यूपी से एमपी लाया जाएगा। इसके बाद जब एमपी पुलिस फूलन देवी के परिवार को जालौन से भिंड लाती है तब यूपी पुलिस एमपी पुलिस के ऊपर किडनैपिंग का केस कर देती है। फिर अगले दिन एमपी पुलिस मान सिंह के परिवार को यूपी से एमपी लाने जाती है तो यूपी पुलिस इस बार एमपी के 6 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद माहौल इतना बिगड़ जाता है कि दोनों स्टेट पुलिस के बीच गोलीबारी तक की नौबत आ जाती है। इस पूरे हंगामे के कारण फूलन देवी अपने सरेंडर का प्लान कैंसिल कर देती है। फिर दोबारा राजेंद्र चतुर्वेदी को फूलन को सरेंडर के लिए मनाना था। वो फूलन से दोबारा मिलने के लिए चल देते हैं, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं जाते, अपने पत्नी और छोटे बच्चे को साथ में लेकर जाते हैं। जैसे वो फूलन के पास गए वो अपने बच्चे को फूलन की गोद में दे दिए और बोले, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मेरे छोटे बच्चे को अपने साथ रख लो। इस बात पर फूलन का दिल पिघल गया और वो दोबारा सरेंडर के लिए हाँ कर दी। 12 फरवरी 1984 सीएम अर्जुन सिंह खुद फूलन की सरेंडर लेने पहुंचते हैं। जहां फूलन सरेंडर करने वाली थी वहां पर 8000 लोग केवल फूलन देवी की सरेंडर देखने के लिए जमा हो गए थे, क्योंकि तब तक वो काफी मशहूर हो चुकी थी। चारों तरफ हजारों लोग, पुलिस, नेता, पत्रकार अपने कैमरा और माइक के साथ खड़े थे। फूलन सरेंडर करने के लिए अपने गैंग के साथ मंच की तरफ आती है, तभी मीडिया वालों में फोटो क्लिक करने की होड़ लग जाती है। ये भी बताया जाता है कि फूलन देवी एक कैमरामैन को उसके फोटो खींचने पर जोरदार थप्पड़ जड़ दी थी। वो नहीं चाहती थी कि सरेंडर से पहले कोई उसका फोटो ले। सर पे लाल रंग का कपड़ा बांधे, हाथों में बंदूक लिए मंच पर चढ़ती है। मंच पर चढ़ने के बाद सीएम अर्जुन सिंह के सामने झुककर अपनी बंदूक को माथे से लगाकर उनके पैरों में रख देती है। इसके बाद फूलों का 2 माला लेती है, एक अर्जुन सिंह के गले में डालती है और दूसरा माला माँ दुर्गा के तस्वीर पर अर्पित करती है। यहीं से फूलन देवी डाकुओं की जिंदगी त्याग देती है। उस पे किडनैपिंग, मर्डर और डकैती के 63 केसेस चलते हैं। फूलन को 11 सालों तक जेल में रखा गया। इसके बाद यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव फूलन को जेल से रिहा करवा दिए। फिर उसको समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिए। इसके बाद उन्मेद सिंह के साथ शादी कर ली। शादी के बाद दोनों बौद्ध धर्म अपना लिए। अब तक फूलन को रिहा हुए तकरीबन 2 साल हो चुके थे और देश में लोकसभा इलेक्शन होने वाले थे। मुलायम सिंह यादव ने इलेक्शन में समाजवादी पार्टी से फूलन को मिर्जापुर सीट से खड़ा कर दिए। इस बात को लेकर देश में काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। एक डाकू को सांसद जाने का रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद फूलन देवी इलेक्शन में जीत हासिल कर ली। वो 2 बार एमपी बनी। 25 जुलाई 2001 दोपहर के करीबन 1:30 पर संसद भवन के कुछ ही दूरी पर अशोका रोड, जहां उनको रहने के लिए एक आवास मिला था, वहीं पर 3 लोग एक गाड़ी से उतरते हैं और फूलन के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और वो वहीं पर गिर जाती है। गार्ड और ड्राइवर कुछ समझ पाते उससे पहले हमलावर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद फूलन को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पर डॉक्टर डेथ घोषित कर देते हैं। फूलन देवी की हत्या का आरोप शेर सिंह राणा अपने ऊपर लेता है और फरार हो जाता है। कुछ महीनों बाद पुलिस उसे अरेस्ट करती है। कोर्ट में केस चलता है। 2014 में कोर्ट उसे दोषी माना और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। साल 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट से उसे बेल मिल गई और शेर सिंह राणा बाहर आ गया। आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी? हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना चाहिए।